एवरीवन, वेलकम टू द लीडरशिप जेई। ठीक है, फिर से स्वागत है तुम लोग का लीडरशिप जेई चैनल पे। और आप लोगों को पता है कि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का आज हम लोग इंटीग्रेशन पार्ट पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम देवांश मिश्रा है और हम आपके फिजिक्स टीचर हैं। ठीक है, और हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के स्टूडेंट भी हैं। बैचलर परस्यू कर रहे हैं इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और पिछले 1 साल से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है और आप लोग का लीडरशिप जेई पे स्वागत है। और सबसे पहले क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो जल्दी से जाओ पिछली वीडियोस मेरी लगातार देखो। जितनी पिछली वीडियोस हम बनाए हुए हैं फिजिक्स के ऊपर, और जितने भी स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियोस हम बनाए हुए हैं तुम लोगों के लिए, वो जाके देखो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तुमको उतना देखने के बाद पता चल जाएगा कि यार नहीं, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है अपने जेई प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अभी तो ये आ रहा है, मतलब बैक टू बैक लेक्चर्स डाल रहे हैं। अभी 1-2 दिन का गैप लेके हम कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो भी तुम लोग के लिए बढ़िया सा बनाएंगे। ठीक है, चिंता मत करना, क्योंकि हमको पता है जेई प्रिपरेशन में भी क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है इंटीग्रेशन। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दो, और हम तुम लोग से बार बार बोल चुके हैं, सपोर्ट अपना दिखाओ भर भर के यार। ठीक है, हम थोड़ा सा हमको लग रहा है कि यार हम डीमोटिवेट हो रहे हैं ये वीडियोस बनाने को लेके। ठीक है, ताकि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाए, पूरा 11th का और 12th का तो आप लोगों से पूछे ही है कि बनाएं कि ना बनाएं। तो 1-2 बच्चों का तो रिस्पॉन्स आया, लेकिन 1-2 बच्चों से काम नहीं चल पाएगा। तो एक बार हमको जल्दी से क्लियर करके बताओ कि 12th का भी जेई एडवांस तक का स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप मेंस के बच्चे हो, आप एडवांस के बच्चे हो, चाहे आप नीट के बच्चे हो, हम बार बार बोल चुके हैं ये वीडियो आप लोग के लिए रिलेवेंट होगा। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे, ज़्यादा कुछ बकवास नहीं करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन है, मतलब हल्का हल्का बुखार टाइप का लग रहा है, तो वो देख लेना एक बार के लिए। शायद एनर्जी लो लगे, लेकिन एक एक बात समझाएंगे, चिंता मत करना हमको। क्योंकि डेली वीडियो डाल रहे हैं, इसलिए वीडियो गैप नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कोई दूसरा पर्पस नहीं है। चाहते तो एक दिन हॉल्ट ले सकते थे, लेकिन यार हॉल्ट नहीं लेना है। ठीक है, आ जाओ, चलो इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। मास्टर चिंता मत करना, चिंता मत करना, मास्टर बहुत तेज है, कुछ भी हो जाएगा पढ़ाएगा, बस सपोर्ट दिखाते रहो। आ जाओ, इंटीग्रेशन क्या होता है भैया? इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, पहली पॉइंट इसमें करके लिख लो, इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन क्या होता है? दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज द, लिख लो, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। अच्छा सर, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, कैसे सर? देखो कैसे होता है। मान लो कि अपने पास कोई एक फंक्शन है। क्या है अपने पास? कोई एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स। इस फंक्शन को मान लेते हैं हम लोग कि हम लोग इस फंक्शन को क्या किए, इंटीग्रेट कर डालें। इस फंक्शन को क्या कर दिए हम लोग, इंटीग्रेट कर डालें। ये अपने को फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन दे रखा है। अब इस फंक्शन को क्या करना है, अपने को इंटीग्रेट करना है। तो जब अगर अपने को इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं हम लोग स्मॉल एफ लिए हैं, यहाँ देखो स्मॉल एफ लिए हैं, ध्यान देना ये बात, ये छोटी सी बात है, यहाँ पे हम लोग स्मॉल एफ लिए हैं। तो क्या यहाँ पे भी स्मॉल एफ होगा? हाँ कि ना? तो स्मॉल एफ को जब इंटीग्रेट होगा, हम लोग लेट से मानते हैं कि इसका आंसर कैपिटल एक्स आता है, प्लस सी होगा, कैपिटल एक्स प्लस सी होगा अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ध्यान से देखो, हम आप लोगों से क्या बोले, इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, और इस बात को हम कई जगह प्रूव कर देंगे, इसलिए चिंता मत करना। अभी इस क्वेश्चन पे फोकस करो। अगर तुम मान लो कोई भी छोटा सा फंक्शन अगर एफ एक्स ले रखे हो, अगर उसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट जैसे याद करो, जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, तो क्या वहां पे हम लोग बोले थे कि जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो क्या हम लोग ये बार बार बोल रहे थे कि यार हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में? जैसे हम dy बाई डी एक्स लिखते थे, इसका मतलब होता क्या था कि हम लोग y को जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, और x क्या था? वेरिएबल था अपना। हाँ कि ना? हाँ सर, वेरिएबल था। क्या तुम लोग को बात क्लियर हो रही है कि x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट करते थे? उसी तरीके से यहाँ पे भी वही करते हैं हम लोग। इंटीग्रेट, जब हम लोग किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग उस फंक्शन को उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। क्यों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं? क्योंकि जो वेरिएबल होता है वही अननोन होता है।
जो वेरिएबल होता है उसी वही अननोन होता है, इसीलिए उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाता है। अभी आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि जो इंटीग्रल होता है वो समेशन होता है। इंटीग्रल जो होता है वो एक अच्छे तरीके का समेशन होता है। और जब हम अगला लेक्चर, इंटीग्रेशन के 2 लेक्चर हम बनाएंगे, दूसरे वाले लेक्चर में आप लोग को हम अच्छे से समझा पाएंगे कि जो इंटीग्रेशन होता है वो समेशन होता है, एक अच्छा वाला समेशन होता है। ठीक है, और फिजिक्स में हमको यही काम आने वाला है कि जो इंटीग्रल होता है वो समेशन होता है, वो भी अच्छे क्वालिटी का समेशन करना होता है। हाँ कि ना? तो ये फिजिक्स में हम लोग को जरूरत है। तो ये क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को कि हम लोग एफ एक्स इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी लिखे हैं? हाँ कि ना? हाँ सर, समझ में आ रही है बात, ये बात समझ में आ गई आपकी। लेकिन सर हम इंटीग्रेट करेंगे कैसे? आप लोग का क्वेश्चन क्या होगा कि सर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कैसे? हाँ कि ना? तो सबसे पहले छोटी छोटी बात जान जाओ कि इसको जो वो होता है हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो ऐसे सांप की तरह बना हुआ है इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं। इस एफ एक्स को हम लोग इंटीग्रल बोलते हैं। इस एफ एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रल बोलते हैं। और ये इसको डीएक्स को क्या बोलते हैं? जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है। और ये जो कैपिटल एफ एक्स क्या है? तो जब अगर स्मॉल एफ एक्स को, जब डीएक्स को जब इंटीग्रेट करोगे तो कैपिटल एफ एक्स आएगा, इसको इंटीग्रेंट बोलते हैं। इंटीग्रेंट। और ये c क्या है? c इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अभी हम इस पे चर्चा करेंगे, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी इस पे चर्चा करते हैं। तो हम लोग इंटीग्रेट कर दिए, कैसे किए उस पे चर्चा नहीं करना, हम लोग बस इंटीग्रेट कर दिए। अभी हम एक एक बात समझाएंगे, याद रखना हमको अपना काम निकालना, हम अगर इसमें डीप में चले गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो कि जस्ट हम इसको क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए और अपने को एफ एक्स मिल गया। हाँ कि ना? अपने को क्या मिल गया? कैपिटल एफ एक्स मिल गया प्लस सी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सी कहां से आया सर? ये हम लोग इंटीग्रेट किए तो मान रहे हैं कि एफ एक्स आ गया, कैपिटल एफ एक्स आ गया, लेकिन सी कहां से आया? तो ध्यान से देखो, इस सी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कांस्टेंट डायरेक्ट बोल सकते थे, आप आर्बिट्रेरी क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं? हाँ कि ना? हाँ सर, इसका भी रीजन है, लेकिन हम तुम लोग को ज्यादा अंदर नहीं घुसना चाहते हैं, लेकिन ये सारी छोटी छोटी मतलब हम तुम लोग को समझा देंगे। तो हम तुमसे यहाँ पे क्या बोले हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है? डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये कि अगर हम इसको इंटीग्रेट किए हैं, अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट किए हैं और इंटीग्रेट करने के बाद अपने को आंसर ये मिल जा रहा है, हम लोग क्या किए? इसको इंटीग्रेट किए और आंसर क्या मिला? ये मिला। तो इसका उल्टा क्या होगा कि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें और आंसर ये मिल जाए। अरे यार, हम इसको क्या करें? डिफरेंशिएट कर दें और आंसर ये मिल जाए। तो इंटीग्रेट किए तो ये मिला, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या यही मिल जाएगा? क्या यही इसी का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस? रिवर्स प्रोसेस मतलब क्या कि आप इसको जब इंटीग्रेट किए तो ये आ गया और आप इसको जब डिफरेंशिएट करिए तो ये आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर तुम इसको मान लेते हैं कि डिफरेंशिएट करते हो इस चीज को, तो एफ एक्स को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या स्मॉल एफ एक्स आ जाएगा? हाँ कि ना? तो जब इसको इंटीग्रेट किए तो ये आया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। लेकिन जब तुम सी जो कांस्टेंट है उसको जब डिफरेंशिएट करने जाओगे ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन याद करो, हम क्या बताए थे? 0 होता है। तो क्या इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं रह गया? लेकिन इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम लोग ऐड करते हैं। हाँ कि ना? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। लेकिन सर आप आर्बिट्रेरी वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? कुछ स्पेशल रीजन? हम बोलेंगे हाँ बेटा, कुछ स्पेशल रीजन है। क्या है रीजन? कांस्टेंट मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू। एक है तो एक ही रहेगा, दो है तो दो ही रहेगा, तीन है तो तीन ही रहेगा। वेरिएबल मतलब जो वेरी करता रहे, कभी किसी की वैल्यू चेंज होती रहेगी। लेकिन आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच वाला जो होता है, मतलब बीच वाला। आर्बिट्रेरी का मतलब बीच वाला, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच वाला। मतलब समझना क्या कह रहे हैं। अगर मान लो सी की वैल्यू हम लोग क्या ले लिए? 0 ले लिए। अगर हम लोग सी की वैल्यू क्या ले लिए? 0 ले लिए, तो वो पूरे इंटीग्रेशन के लिए सी की वैल्यू हम लोग 0 लेके ही चलेंगे। लेकिन अगर मान लो सी की वैल्यू हम 1 ले लिए, तो पूरे प्रोसेस के लिए हम सी की वैल्यू 1 ही रखेंगे। सी की वैल्यू अगर 2 रख दिए तो पूरे प्रोसेस के लिए सी की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। ध्यान से देखो, ये सी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन सी की वैल्यू हम बदल भी सकते हैं। मतलब अलग अलग प्रोसेस के लिए सी की वैल्यू हम कुछ और भी मान सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी वेरिएबल। मतलब किसी के ऊपर ये फिक्स्ड नहीं है कि हम लोग ये जब चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी। ये सी की वैल्यू हम किसी भी प्रोसेस के लिए 0 मानो, चाहे 1 मानो, चाहे 2 मानो,
क्या ये सी की वैल्यू किसी भी दूसरे क्वेश्चन के लिए चेंज हो सकती है? हाँ की ना? हाँ सर चेंज हो सकती है, लेकिन उस क्वेश्चन के लिए इंटायर द क्वेश्चन सी की वैल्यू फिक्स होगी। ध्यान से सोचो हम क्या बोल रहे हैं। हम तुमसे बोल रहे हैं कि जो सी की वैल्यू है, जो सी की वैल्यू है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सेम होगी, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन के लिए सी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। मतलब क्या सी की वैल्यू वैल्यू जो है वो वेरी भी कर रही है और कांस्टेंट भी है। सी की वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी क्वेश्चन के लिए सी की वैल्यू फिक्स रहेगी। क्या आप लोग को बात क्लियर हो रही है? हाँ की ना? हाँ सर आपकी बात क्लियर हो गई। तो ये जो होता है इंटीग्रेशन का, ये जो हम पूरा डिनोट किए हैं, ये छोटा सा मतलब होता है। अब हम डायरेक्ट रूल पे बात करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, इंटीग्रेशन करते कैसे हैं? तो आज अब हम डायरेक्ट चर्चा करेंगे। क्या इंटीग्रेशन का ये छोटा सा बात समझ में आया? हाँ की ना? हाँ सर। अब आ जाओ डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना सिखाते हैं। तो याद रखना, जब भी इंटीग्रेशन करोगे तो यहां पे किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करोगे। ये डीएक्स मत भूल जाना। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? हाँ सर बात समझ में आ रही है। चलो अगले पेज पे आते हैं। क्या करते हैं हम लोग? अगले पेज पे आते हैं। तो क्वेश्चन अपने को दे रखा है, क्वेश्चन सॉरी ओ, अगले पेज पे रूल से स्टार्ट करते हैं। रूल फॉर इंटीग्रेशन, रूल फॉर इंटीग्रेशन, रूल फॉर इंटीग्रेशन। अच्छा सर रूल क्या है? क्या हम लोग इस तरीके का रूल डिफरेंशिएशन में भी पढ़े? तो अब हम इंटीग्रेशन करना डायरेक्ट आप लोग को सिखा रहे हैं, कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है, आ जाओ रूल क्या है इंटीग्रेशन का, आ जाओ देखते हैं रूल क्या है। पहला रूल नंबर, पहला रूल नंबर है, अगर मान लो किसी भी फंक्शन को जो है तुम इंटीग्रेट करने गए और इस फंक्शन में मान लेते हैं कोई भी के जो है कांस्टेंट है, ये क्या है? के कांस्टेंट है। इसको इंटीग्रेट करने गए तो इसका जो आंसर होता है वो के बाहर आ जाएगा और ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। क्या आप लोग को ये क्लियर हुआ? मतलब के को कांस्टेंट को बाहर ले लो और फंक्शन एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दो। क्यों के को बाहर ले लिए? क्योंकि के कांस्टेंट था, के इंटीग्रेट नहीं होगा। क्यों इंटीग्रेट नहीं होगा? क्योंकि जो इंटीग्रेट होगा ना वो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो यहां पे वेरिएबल कौन है? एक्स वेरिएबल है। तो क्या कांस्टेंट के में कहीं भी एक्स वेरिएबल दिख रहा है क्या? नहीं सर नहीं दिख रहा है। तो के क्या होगा? इंटीग्रेट नहीं होगा, एज इट इज बाहर चला आएगा। ये पहला रूल हुआ। दूसरा रूल देखो, अगर मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स है, इन दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग ऐसे। क्या हम लोग इस तरीके का बात डिफरेंशिएशन में भी कर लिए हैं? तो चाहे इन दोनों फंक्शन को प्लस करो या माइनस करो, प्लस करो या माइनस करो, क्या होगा? आ जाओ देखते हैं क्या होगा। तो फंक्शन जो एफ एक्स है वो इंटीग्रेट होके ऐसे हो जाएगा, और प्लस माइनस मतलब दोनों को अलग अलग करके क्या कर सकते हैं आप लोग? इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये दूसरा रूल है। अब आ जाओ तीसरा रूल देखते हैं। अगर मान लो कोई फंक्शन एफ है और इसमें मान लेते हैं एक्स में क्या हुआ? कोई भी कांस्टेंट, ए क्या है? कांस्टेंट है अपना। अगर मान लो कोई भी कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई हुआ, तो और इसको हम लोग क्या कर लिए? डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। और अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दिए तो जो ऊपर वाला एफ एक्स डी एक्स ये ऐसे हो जाएगा, और जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। क्या आप लोग को बात क्लियर हो रही है? ये रूल है, ये रटना पड़ेगा। यहां पे देखो, ये जो कांस्टेंट है ये फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो कांस्टेंट है फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट बाहर आ गया कांस्टेंट। लेकिन यहां पे जो ए जो है कांस्टेंट, वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? वेरिएबल के साथ। इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो इन दोनों बातों में कंफ्यूज मत हो जाना कि सर के यहां भी मल्टीप्लाई हुआ है, यहां भी मल्टीप्लाई हुआ है ए। ठीक है, तो यहां पे के जो है वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां पे जो ए है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कभी भी जब फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसके साथ जब किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन होता है तो उस कांस्टेंट को हम लोग नीचे डिवाइड में पुट कर देते हैं इस तरीके से। एज सिंपल एज दैट। क्या आप लोग को एक एक बात क्लियर हो रही है यार? क्या आप लोग को सारी बातों का फील आ रहा है? हाँ कि ना? ये रूल है इंटीग्रेशन का, ये रट लो। ये क्या कर लो? रट लो, रट लो। ये छोटी सी रूल होती है इंटीग्रेशन की। अच्छा सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे सर? आ जाओ फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में कई सारा फॉर्मूला देखे थे, यहां पे भी अपने को कई सारे फॉर्मूलेस देखने होंगे। आ जाओ देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। हम पहले क्या करेंगे? पिछले जैसे डिफरेंशिएशन में पढ़ाए थे वैसे ही पढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखाएंगे फिर उसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे ताकि बातें क्लियर होते जाए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आज अब पहला फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला तो देखो, इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन डीएक्स जो होता है वो एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी होता है। ध्यान से देखो, ये जो एक्स है वो वेरिएबल है। एक्स क्या है? वेरिएबल है। एन जो है अपना वो कांस्टेंट है। एन क्या है? कांस्टेंट। अगर मान लो इसको इंटीग्रेट करते हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। एग्जांपल देके देखते हैं यार, आ जाओ बगल में क्वेश्चन देख लेते हैं।
मान लो कि इंटीग्रल में x dx कर रहे हो, इंटीग्रल में क्या किए, x dx कर दिए, तो x के पावर क्या यहाँ पे 1 है, तो क्या इसको इस फॉर्मूले से ओपन करो, देखो क्या होगा। अगर मान लो तुम इसको इस फॉर्मूले से ओपन करते हो तो x के पावर n+1 यानी कि x के पावर 1+1 अपॉन n की वैल्यू तो 1 है यहाँ पे, अपॉन में n+1 यानी कि 1+1 यानी कि x²/2। क्या इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर पाएंगे, हाँ कि ना। अगला क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं एक और। मान लो इंटीग्रल में 2x³ dx दिया है, इंटीग्रल में 2x³ dx दिया है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे फंक्शन में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, फंक्शन में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब फंक्शन में 2 मल्टीप्लाई होता है तो 2 एज इट इज बाहर आ जाएगा इस वाले रूल से, पहले वाले रूल से, और x³ को क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे। x³ को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, एक मिनट, x³ को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा भैया, आ जाओ देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x⁴/4। अब इसको सॉल्व कर लो, दैट विल बिकम x⁴/2 प्लस सी। ये प्लस सी लिखना मत भूलना, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये हमेशा इंटीग्रेट करते समय आता है। अगर हम भूल जाए तो चलेगा, लेकिन आप लोग नहीं भूल सकते ये बात, हाँ कि ना। आ जाओ बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे ताकि कोई कंफ्यूजन वाली बात ना हो। मान लेते हैं अपने पास एक फंक्शन f(x) दे रखा है, x² + 3x + 6, x² + 3x + 6। अब अपने को क्या करना है, इंटीग्रल ऑफ f(x) dx बताना है, अपने को इंटीग्रल ऑफ f(x) dx यानी कि इस फंक्शन को अपने को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। आओ इंटीग्रेट करके देखते हैं, ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x² + 3x + 6 जो होगा वो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। अब ध्यान से देखो, अब यहां पे कौन सा रूल अप्लाई होने वाला है, तो सबसे पहले रूल पे जाओ, यहां पे ये वाला रूल अप्लाई होने वाला है, जितने फंक्शन है उनको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो। क्या है ये रूल, ये रूल क्या कहता है, जितने फंक्शन है उनको अलग अलग करके, अलग अलग करके करके इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। आई बात समझ में कि नहीं आई, हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया। तो जितने फंक्शन है सबको इंटीग्रेट कर दो। आओ हम यहां पे करके दिखाते हैं, देखना 3 लोग हैं, तीनों को अलग अलग कर देंगे, देखना ध्यान से। इंटीग्रल ऑफ x² dx अलग, इंटीग्रल ऑफ 3x dx अलग, और इंटीग्रल ऑफ 6 जो है 6 dx वो अलग। ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये तीनों अलग अलग हो गए, ये तीनों अलग अलग हो गए, तो इन तीनों को अलग अलग सॉल्व करने का, तो x² dx क्या इस फॉर्मूले से खुलेगा, x⁴n+1 अपॉन n+1 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, x⁴3/3 हो जाएगा, क्या हाँ की ना, हाँ सर। अब ये ध्यान से देखो, क्या 3 यहां पे बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, और x dx क्या x²/2 हो जाएगा, हाँ की ना, x²/2 हो गया। 6 क्या कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है तो क्या बाहर आ गया, और इंटीग्रल ऑफ dx जो होता है वो हमेशा x होता है, मतलब इंटीग्रल, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेट कर, जिसके रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट किए उसी को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिए, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट x आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 6x + c। क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जुड़ेगा यार, अब ऐसा नहीं करना है कि यहां भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ना है, यहां भी जोड़ना है, यहां भी जोड़ना है, नहीं, तीनों का एक साथ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जुड़ेगा, हाँ की ना, हाँ सर आपकी बात समझ में आई। तो क्या अब इस पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग को कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आओ क्वेश्चन पहले चर्चा कर ले हम लोग अच्छे से। अगला क्वेश्चन हम लोग मान लेते हैं, लेट से कि हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रल में 1/x dx, ये क्वेश्चन है। देखो हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो इंटीग्रल ऑफ 1/x dx दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग x⁻−1 dx भी लिख सकते हैं, हाँ की ना। एक मिनट, इसको नहीं सॉल्व करना है, ये ध्यान से देखना, एक मिनट को देख लो ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। हम बात कर ले, थोड़ा सा ध्यान भटक गया था, हम बोले ना थोड़ा सा हल्का हल्का शरीर है अभी। इंटीग्रल ऑफ 1/x dx क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है log x टू दी बेस ई। क्यों, ध्यान से देखो, जब हम तुम लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे तो हम क्या बोले थे कि जब हम लोग log x को डिफरेंशिएट करते हैं ना, जब हम लोग log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका आंसर 1/x आता है। तो क्या, ध्यान से देखो, हम क्या बोले हैं, इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए तो ये आया, डिफरेंशिएट किए तो ये आया, और अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, हम लोग डिफरेंशिएट किए तो 1/x आया, और जब इंटीग्रेट करेंगे ना तो log x टू दी बेस ही आएगा। क्या तुम लोग को बात क्लियर हो रही है यार, क्या तुम लोग को एक एक बात क्लियर हो रही है यार, हाँ की ना, हाँ सर आपकी बात क्लियर हुई। क्या ये फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं सर नहीं कंफ्यूजन है, अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दे, क्या हम 2 फॉर्मूला डिस्कस कर लिए, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, हाथों हाथ एक और फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि जो इंटीग्रल ऑफ e⁻x dx होता है वो हमेशा e⁻x + c होता है, यहां भी प्लस c ऐड होगा, याद रखना, जहां भी इंटीग्रेट करोगे c ऐड होगा, जहां भी इंटीग्रेट करोगे वहां c ऐड होगा।
याद करो जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे तो हम क्या बोले थे कि जब हम लोग ई पावर एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका आंसर ई पावर एक्स आता है। तो डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, ई पावर एक्स आया। इंटीग्रेट किए तो ये आ गया, हाँ कि ना। तो क्या रिवर्स प्रोसेस ये तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आपकी बात समझ में आ गई। तो ये भी हाथों हाथ एक फॉर्मूला देख लिए। अब अच्छे से क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन उठाते हैं हम, एक क्वेश्चन उठाते हैं, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स डी एक्स, ये करना है तुमको। चलो हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स डी एक्स जब तुम सॉल्व करने जाओगे तो इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स पावर 1/2 डी एक्स, हाँ की ना? हाँ सर, लिख सकते हैं। अच्छा सर, ध्यान से देखो, अब ये कर दिए तो क्या ये x पावर n dx हो गया, यानी कि ये वाला फॉर्मूला, यानी कि x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो हम लोग यही करेंगे, x पावर 1/2 प्लस वन अपॉन n की जगह 1/2 रख दिए, ये हो गया। प्लस c रखोगे, अब ये हम बार बार नहीं लिखेंगे प्लस c। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आंसर x पावर 3/2 अपॉन में 2/3 हो जाएगा। क्या नीचे वाला भी 3/2 हो जाएगा? तो 3/2 जब सॉल्व करोगे तो क्या ये हो जाएगा? अब ये बात मत पूछ लेना यार कि इसको इतना जल्दी कैसे सॉल्व कर लिए, हाँ कि ना? ठीक है, इतना स्तर नहीं गिरना चाहिए। तो क्या ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया, हाँ कि ना? हाँ सर, समझ में आया बात आपका। अच्छा सर, अब अगले क्वेश्चन पे एक बढ़ के देखते हैं, आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि हमारे पास इंटीग्रल में 1/2x प्लस 3dx दिया है। इंटीग्रल में 1/2x प्लस 3dx दिया, अब इसको इंटीग्रेट करना है। ध्यान से देखो, तुम अगर इसको ध्यान से देखो ना तो ये 1/x वाला फॉर्म है। क्या इस समय ये पूरा वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा है? ये पूरा वेरिएबल की तरह, वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्या 1/x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा यार। 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x ही तो होता है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? log x होता है सर। तो क्या 1/2x प्लस 3 का क्या log 2x प्लस 3 हो जाएगा? वेरिएबल की जगह ये पूरा रख दिए 2 दी बेस ही। लेकिन अब ध्यान से देखो, हम एक और रूल बताए हैं कि अगर फंक्शन में x वेरिएबल के साथ कोई मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड में a हो जाता है। डिवाइड में क्या हो जाता है, a हो जाता है। तो ध्यान से देखो, क्या यहां पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? तो यहां पे 2 जो होगा वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा। लेकिन यहां पे देखना ध्यान से, यहां पे और यहां पे जो है, यहां पे जो बात है और यहां पे जो बात है वो दोनों बात अलग अलग है भैया। ये फंक्शन के अंदर वाले x में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहां पे जो है ये फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये जो एक्स क्यूब है ना, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है भैया, या इसको पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हो। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बाहर निकाल लिए। या हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम लोग बाहर निकाल दिए। लेकिन यहां पे जो ये पूरी वैल्यू है ना, यही हमारी इंटीग्रेट होगी एक साथ, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1/x का फॉर्म दे रहा है डायरेक्ट। तो क्या ये जो पूरा है, क्या ये पूरा वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा? और इस वेरिएबल में जो है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ कि ना? हाँ सर। तो क्या 2 क्यों डिवाइड हुआ, ये बात आप लोग को क्लियर हुई? हम लोग के पास ये रूल है, इसी वजह से ये हम लोग 2 डिवाइड किए हैं। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन में देखेंगे, आ जाओ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग मान लो, लेट से सपोज कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन मान लो फंक्शन दे रखा है ई पावर एक्स स्क्वायर, सॉरी ई पावर 2x मान लो, ये क्वेश्चन है अपने पास, y इज इक्वल टू ई पावर 2x। अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। आओ इंटीग्रेट करके देख लेते हैं। तो y को इंटीग्रेट करना है, यानी कि e पावर 2x को इंटीग्रेट करना है। तो e पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पावर 2x हो जाएगा। e पावर x का इंटीग्रेशन क्या e पावर x हो जाएगा, हाँ कि ना? हाँ सर। अब ध्यान से देखो, यहां पे वेरिएबल के साथ, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसके साथ x 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहां जब 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, हाँ कि ना? हाँ सर। इन 2 में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। क्या इंटीग्रेशन आप लोग को छोटा छोटा क्लियर हुआ, हाँ कि ना? हाँ सर, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन एक और देख लो छोटा सा। अगर मान लो कि क्या क्या हो गई बात, एक मिनट देख लें। अच्छा, ये बात हो गई, ये बात हो गई, 1/x की बात हो गई, ई पावर x की बात हो गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन अभी और हम लोग देखेंगे, हम अपने पास रखे हुए मटेरियल, उससे हम आप लोग को क्वेश्चन सजा सजा के करवाएंगे। अब थोड़ा सा ये आप लोग छोटा छोटा इंटीग्रेशन देख लिए। अब जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर रहे थे, उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वैसे यहां पे भी ये तीनों रूल पहले देखेंगे और उसके बाद इस रूल से या इस रूल से या जो इंटीग्रेशन का हम फॉर्मूला लिखवाने जा रहे हैं उसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो आओ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस पे पढ़ते हैं।
और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आओ देखो मोर फॉर्मूलाज, मोर फॉर्मूला और फॉर्मूला देखो, देखो ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अच्छा सर, पहला क्या है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डीएक्स जो होता है वो माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है प्लस सी, ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन है। दूसरा देखो, इंटीग्रल कॉस एक्स का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो ये जो होता है वो साइन एक्स के इक्वल होता है, साइन एक्स प्लस सी। तीसरा देखो, अगर हम लोग टेन एक्स का इंटीग्रेशन करें तो ये जो होता है वो एल एन मॉड में सेक एक्स प्लस सी के इक्वल होता है। अगर हम लोग कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करें तो ये एल एन साइन एक्स, एल एन साइन एक्स ये मॉड में रहेगा, एल एन, ये एल एन लिखे हैं भैया, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, एल एन मतलब लॉग एक्स टू दी बेस ई, इसको हम लोग डायरेक्ट एल एन एक्स भी बोलते हैं। पहला लेक्चर जाके देखो लॉगरिथम का, आ जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, एल एन साइन एक्स प्लस सी। पांचवा फॉर्मूला देखते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ अगर सेक एक्स डी एक्स दे रखा है तो इसका क्या होता है, एल एन मॉड में सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। और अगर छठवां फॉर्मूला आखिरी फॉर्मूला, अगर मान लो कोसेक एक्स डी एक्स दे रखा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल एन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब सातवां फॉर्मूला और देखो, अगर मान लो इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स दिया है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, टेन एक्स होता है, टेन एक्स प्लस सी। और अगर मान लो इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स दे रखा है तो इसका क्या होता है, माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। ये और एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये दोनों गलत लिख दिए हैं हम, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अगर इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डीएक्स होता है, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डीएक्स होता है तो ये सेक एक्स प्लस सी होता है। एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो जाता है इंसान से। इंटीग्रल ऑफ मेरा, क्योंकि हम बोले ना थोड़ा सा मेरा तबियत जो है ना मतलब हल्का हल्का लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं है खराब नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हल्का लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा लाइट हो गए थे हम, और कोई बात नहीं है। इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। और अगर नौवां और आते हैं देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। और इंटीग्रल ऑफ दसवां देख लो, इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस सी। क्या आप लोग को ये सारा फॉर्मूला क्लियर हुआ यार, हाँ की ना? क्या ये सारा फॉर्मूला आप रटने की जरूरत है, हाँ की ना? हाँ सर, मतलब ये सारा फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, रट लेंगे सर, और हम लोग इस फॉर्मूले को रट के अब एप्लीकेशन में यूज करेंगे। अब एप्लीकेशन में कैसे यूज करोगे, उससे पहले एक छोटा सा यूज तुम लोग को हम दिखा दे। क्वेश्चन हम रखे हुए हैं, लेकिन अभी एक दो क्वेश्चन और अपने मन से कराएंगे, उसके बाद 5-6 क्वेश्चन रखे हुए हैं अपने साइड में हम, ताकि हम लोग को आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करा दें। उससे पहले एक चीज नोटिस करो, हम लोग जब साइन एक्स को इंटीग्रेट किए तो क्या माइनस कॉस एक्स आया, लेकिन अगर तुम माइनस कॉस एक्स को या कॉस एक्स को तुम केवल अगर डिफरेंशिएट करो, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करो तो माइनस साइन एक्स आएगा। तो क्या ये वाला माइनस वाला साइन जो इधर जा सकता है, तो cos x को डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, माइनस साइन एक्स आया, और साइन एक्स को जब इंटीग्रेट किए तो क्या आया, माइनस cos x आया। उसी तरीके से यहां भी होगा, उसी तरीके से यहां भी होगा, उसी तरीके से यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी। ध्यान से देखो, जब हम लोग tan x को डिफरेंशिएट करते हैं ना तो sec स्क्वायर एक्स आता है, लेकिन जब हम लोग sec स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे ना तो tan x आएगा। उसी तरीके से यहां भी हो रहा है, उसी तरीके से यहां भी हो रहा है। तो क्या इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है? क्या आप लोग को ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, हाँ या ना? हाँ सर, आपकी बात क्लियर हुई। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। अब मोर फॉर्मूला हो गया, अब ये फॉर्मूलाज और ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है और ये जो 3 रूल हम लिखवाए हैं, इन 3 रूल की मदद से आप लोग जो फिजिक्स में पूछे जाने वाले इंटीग्रेशन होते हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखना, ये पहला लेक्चर इंटीग्रेशन का, अभी हमको डिफिनिट इंटीग्रेशन पे भी बात करना है, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा डिफिनिट इंटीग्रेशन का ही काम है। और आप लोग को हम बोले कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है समीशन, एक अच्छा वाला समीशन, वो हम लोग डिफिनिट में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इंटीग्रेट करना सीख जाओ ताकि डिफिनिट में हमको प्रॉब्लम ना हो इंटीग्रेशन की, ठीक है? अगले पेज पे आओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि फंक्शन में y इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 जो है ये अपना फंक्शन है और इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करना है मतलब साइन 2x प्लस 3 को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, आंसर बताना है क्या होगा। तो इंटीग्रेशन, अब देखो ये पूरा जो है, ये पूरा ये पूरा ये पूरा वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। क्या बिहेव करेगा? वेरिएबल की तरह, वेरिएबल की तरह बिहेव बिहेव करेगा। क्या करेगा? वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा।
तो अब ध्यान से देखो, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस एक्स, यानी कि माइनस कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या है, ये पूरा वेरिएबल है तो 2x+3। अब ध्यान से देखो, यहां x के साथ फंक्शन के अंदर वेरिएबल जो है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या 2 नीचे चला जाएगा। क्या आप लोग को ये छोटी सी बात समझ में आई कि क्यों हम 2 डिवाइड कर रहे हैं नीचे, हाँ या ना। हाँ सर, आपकी बात समझ में आई। तो क्या आप लोग अब ये सॉल्व कर सकते हैं, हाँ सर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लो एक क्वेश्चन हम दे रखे हैं कि y इज इक्वल टू 2 कॉस, क्या रखें, y इज इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग 2 कॉस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसको जब इंटीग्रेट करोगे ना तो इसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रल ऑफ 2 कॉस एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर ये वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, ये पूरा क्या करेगा, वेरिएबल की तरह, और ये कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, हाँ कि ना। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये dx लगेगा, ये dx लगेगा भैया, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट होगा। और यहां पे क्या हो गया, cos x स्क्वायर dx। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin x स्क्वायर dx, ओ सॉरी sin x स्क्वायर प्लस c, हाँ कि ना। हाँ सर, क्या आप लोग को अब थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन का फील आया यार, हाँ कि ना, हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया, हाँ सर थोड़ा थोड़ा फील आ गया। अच्छा सर, एक और अपने तरफ से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर बुक वाले क्वेश्चन पे चलेंगे जो हम रखे हुए हैं आप लोग के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं y इज इक्वल टू साइन ई पावर एक्स, ई के पावर 2x प्लस एक्स पावर 4, ये अपने को क्या दिया है, इंटीग्रेट करने के लिए दिया है। अच्छा सर, इंटीग्रेट करने के लिए दिया है, ध्यान से देखो हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो पहले फंक्शन को लिख लो। तो फंक्शन को जब लिखोगे तो ये इंटीग्रल ऑफ साइन ई पावर 2x प्लस एक्स पावर 4, ये जो होगा इसको जब जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे क्या इस तरह से लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, ये फंक्शन अलग है, इसको एफ मान लेते हैं, ये फंक्शन अलग है, तो क्या यहां पे ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, पहले सबसे पहले तो ये वाला रूल अप्लाई होगा, तो सबसे पहले ये रूल अप्लाई करना सीखो, उसके बाद फॉर्मूले पे बात आती है। तो क्या ये दोनों फंक्शन अलग अलग इंटीग्रेट होंगे, हाँ कि ना। तो क्या हम इसको इंटीग्रेट अलग अलग कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो हम अलग अलग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन ई पावर 2x और प्लस में इंटीग्रल ऑफ dx यहां पे लगेगा, प्लस में इंटीग्रल ऑफ x पावर 4 dx। अब ध्यान से देखना, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो पूरा होगा, ये जो पूरा है, ये जो पूरी वैल्यू है, ये अब वेरिएबल की तरह बिहेव करेगी। ये किसकी तरह बिहेव करेगी, साइन के वेरिएबल की तरह बिहेव करेगी। तो साइन ई पावर 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो कॉस ई पावर 2x हो जाएगी, हाँ कि ना। अब ध्यान से देखो, यहां पे जो वेरिएबल है x, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ, उसके साथ क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो वेरिएबल के साथ, वेरिएबल कैसे पहचान रहे हैं हम, ध्यान से देखो ये भी हम बता दे रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हो ना वही वेरिएबल होता है भैया, याद रखना। यहां पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो x को ढूंढो, x ही वेरिएबल है, और x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो वही क्या होगा, अपना नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या ये कैसे डिवाइड हुआ, आप लोग को बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो ये इंटीग्रेट हो गया अपना, मतलब ये वाला फंक्शन इंटीग्रेट। अब ये वाला फंक्शन बचा, तो क्या ये x पावर n वाला फॉर्म है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x पावर 5/5 प्लस c। क्या आप लोग को ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्या आप लोग इंटीग्रेशन का थोड़ा थोड़ा फील ले पा रहे हैं, हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया। तो क्या आप लोग को ये पूरा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय अपने पास नहीं है सर। तो क्या आप लोग को ये रूल, 3 रूल और ये छोटी सी बात और ये बड़े बड़े फॉर्मूलेस आपको याद करने होंगे, ये बड़े बड़े नहीं है, याद करते करते आदत हो जाएगी, ठीक है। और इन क्वेश्चंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है भर भर के। तो हम बोले यार डीपीपी दे देंगे हम, लेकिन यार आप समझिए कम्युनिटी ग्रो है, और हम वीडियो लेक्चर इसलिए अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं ताकि हम बैठना नहीं चाहते हैं कि हम 1 साल तक बैठें, कि हम पूरा ईयर लॉन्ग कोर्स अपने चैनल पे चला पाएं, कि पहले 1 साल ग्रो हो जाए मेरा चैनल फिर हम चलाएंगे, फालतू का बकवास कर करके कि कैसे करोड़पति बना जाता है और कैसे क्या किया जाता है, मतलब ये बकवास हम नहीं करना चाहते, ठीक है। अब तुम लोग कोई ढूंढ के ये ना बना दे कि करोड़पति, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब मेरा फील समझो कहने का, कि यार हम साल भर, मतलब केवल आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताना, प्लान बताना, 10 दिन में 100 नंबर बढ़वा देना, ये सब प्लान बनाया जाता है यार देखने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि ये सब पॉसिबल नहीं होता है। ये हाँ बढ़ सकता है, 10 दिन में 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर बढ़ सकता है, लेकिन ये उसी के लिए बढ़ सकता है ना जो ईयर लॉन्ग या पूरा साल भर अच्छे से पढ़ाई करके आया हो। वो लास्ट के 10 दिन में केवल पेपर एनालिसिस से और फॉर्मूला रिवीजन से और बार बार पेपर सॉल्व करने से ही ये मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। अपने छोटे छोटे मिस्टेक्स को क्लियर कर करके ही 20 से 30 मार्क्स इंक्रीज हो सकता है, 50 या 100 मार्क्स इंक्रीज नहीं हो सकता है।
20 से 30 मान सकते हैं, बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा तो 35-40 चला जाएगा, और कोई दूसरी बात नहीं होती है। लेकिन वो पूरा सारी एक एक बात जानता रहता है, ठीक है। तो हम स्ट्रेटेजी वीडियो लाएंगे, अभी चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये हम इसी वजह से पढ़ा रहे हैं। तो डीपीपीस देना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है यार, क्योंकि उसको प्रिंट करवाना, मतलब समझ रहे हो, तो उसके लिए एक अलग से खर्चा आएगा। वो खर्चा अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, चाहे तो कर ले, लेकिन इतना अभी कर देना वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है पर्सनली। आप लोग को पता होगा कि हम थोड़ा सा फ्री एजुकेशन देने का भी काम करते हैं बच्चों को, और ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अभी कुछ आएगा मेरे चैनल पे, आपको फ्री से रिलेटेड कुछ दिखेगा। मेरा जो पर्सनल एक टीम देवांश नाम की टीम क्या है, वो थोड़ा सा आप लोग को उसका आइडिया क्लियर होगा, क्योंकि अभी बहुत आइडिया लोगों को नहीं क्लियर है कि आखिरकार वो करना क्या चाहता है। तो जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म ग्रो करेगा, हमारी टीम भी उसी तरीके से ग्रो करेगी यार। और क्या है वो टीम, आप लोग देखेंगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। चलो आओ अब क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। आप लोग को बेसिक इंटीग्रेशन समझ में आया गया होगा, आप लोग को छोटे छोटे बात क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, एक दो तीन चार, मतलब 3-4 क्वेश्चन कुछ देख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पास बगल में हम रखे हुए हैं बुक अपने पास, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है अच्छा सा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हम अगला क्वेश्चन उठा रहे हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है इंटीग्रल में 2 dx/x, यही है ना, हाँ यही क्वेश्चन है अपने पास, ये दे रखा है। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या जो dx/x है, क्या ये फंक्शन है यार, क्या ये फंक्शन है? तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या होगा, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये डायरेक्ट ऐसे बुक में लिखा है, लेकिन क्वेश्चन क्या होगा कि y = 2/x को इंटीग्रेट करिए, ये क्वेश्चन है। लेकिन इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 2 dx/x। अब ध्यान से देखो, ये 2 जो है बाहर आ जाएगा, तो क्या इंटीग्रल ऑफ dx/x बचेगा। तो इसका आंसर dx/x का इंटीग्रल क्या होता है, 2 log x प्लस c हो जाएगा। क्या इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन हुआ? क्या ये आसान क्वेश्चन था? हाँ सर आसान था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रल ऑफ dx/5 + 2x, ये भी हम आप लोग को समझा चुके हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये पूरा जो है वेरिएबल की तरह बिहेव करना है। तो 1/x क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ dx/x क्या होता है, क्या log x होता है, तो ये क्या हो जाएगा log 5 + 2x। लेकिन अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या 2 नीचे डिवाइड में, ये रूल भी हम बता चुके हैं। तीसरा रूल जाके देखो, हाँ की ना, हाँ सर बता चुके हैं। यहाँ अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ सर। तो इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में, और ज्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं करनी है अपने को फिजिक्स में। मैथ्स में खूब भर भर के सिखाया जाएगा। ये बायो वाले बच्चों के लिए सेशन चल रहा है, और क्लास 11th में जो फ्रेशर आएंगे ना, उनके लिए सेशन चल रहा है, क्योंकि जो मैथ्स के भी बच्चे हैं जो फ्रेशर हैं 11th में, उनको इंटीग्रेशन जो है क्लास 12th में पढ़ाई जाएगी। और मैथ फिजिक्स में ये अभी दूसरे तीसरे चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा, दूसरे तीसरे चैप्टर से, ठीक है। इसीलिए ये सब बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना जरूरी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंटीग्रल में e⁻3x dx, ये भी आसान क्वेश्चन है। e⁻x क्या हो जाता है, e⁻x हो जाता है, यानी कि e⁻3x। क्या यहाँ पे ये पूरा वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा? हाँ कि ना। और यहाँ पे वेरिएबल के साथ 3 मल्टीप्लाई है, तो क्या 3 डिवाइड में प्लस c। क्या ये भी आसान क्वेश्चन था, ये बुक का क्वेश्चन है, देख लो, ये बेसिक मैथमेटिक्स के बुक का क्वेश्चन है ये सारा। अगला क्वेश्चन देखो, ये हम अपने मन से नहीं दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल ऑफ e⁻⁻x/2, इंटीग्रल ऑफ e⁻⁻x/2 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा सर, इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या ये पूरा, ये जो पूरा है, ये अब वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इंटीग्रल ऑफ e⁻x क्या हो जाएगा, e⁻⁻x/2। अब ये कर दिए। अब ध्यान से देखो, इस x के साथ कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे -1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या -1/2 डिवाइड हो जाएगा? हाँ कि ना। तो -1/2 को जब डिवाइड करने जाओगे, तो ये हो जाएगा -2 e⁻⁻x/2, क्योंकि जब नीचे लिखोगे ना, नीचे जब -1/2 लिखोगे, तो ये घूम के ऊपर चला आएगा। ये सब बात न बताने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। देख रहे होगे हमारा आवाज थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा कुछ लगता है कि आपका आज लो डे है, मतलब आज आप थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहे। बुखार नहीं है सच कोई, हाँ, लेकिन आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, ये वाली बात, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये y = दिस हो गया, मतलब इंटीग्रेट हम लोग कर लिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कोई अच्छा सा उठा लेते हैं हम। 1 मिनट रुको, कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा है यार, यहाँ पे कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा है। सारे सारे मतलब हो चुके हैं, मतलब ये जितने हम क्वेश्चन इधर कराए हैं ना, इसी से सारे कॉन्सेप्ट तुम समझ सकते हो, ये सारे क्वेश्चन से। तो बेसिक बात होती है कि आपको बेसिक इंटीग्रेशन आपको आ जाना चाहिए। आप हल्के हल्के इंटीग्रेशन सॉल्व कर लें। क्या आप लोग हल्के हल्के इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे? हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया, हाँ सर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन देख लो, आखिरी हमको दिख रहा है, करा दे, मन नहीं मानता, क्या करें। तो इंटीग्रेशन में फंक्शन दे रखा y = cos 2x - 5, ये बुक का है। इसी को क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और कर लेते हैं यार,
तो y इज इक्वल टू क्या होता है, क्या y जब इसको इंटीग्रेट करने जाओगे, जब इसको इंटीग्रेट करने जाओगे तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस फाइव dx, हाँ कि ना। अब यहाँ पे जो है ये 2x माइनस फाइव है, क्या ये पूरा वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा, हाँ। अब cos x क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ cos x sin x होता है, तो sin 2x माइनस फाइव। अब ध्यान से देखो x में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 नीचे डिवाइड में हो जाएगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया, हाँ सर। क्या बात सारी क्लियर हुई कि नहीं हुई, हाँ सर क्लियर हुई आपकी बात। क्या आप सारे क्वेश्चन तुम लोग क्या इंटीग्रेशन वाले कर लोगे, हाँ कि ना, हाँ सर कर लेंगे। क्या इस तरीके से बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कि ना, जो कि फिजिक्स में हम लोग को जरूरत पड़ता है। अब हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, अभी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका दूसरा भाई बचा हुआ है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इसलिए पढ़ रहे थे, ये भी बता दें इनडेफिनेट क्यों कहा जाता है। इनडेफिनेट सुन लो, इस सी की वजह से इसको इनडेफिनेट कहा जाता है। इनडेफिनेट का मतलब इस सी की वैल्यू अलग अलग चीज के लिए चेंज होती जाएगी, इस सी की वैल्यू अलग अलग केस में चेंज होती जाएगी, इसीलिए इसको इनडेफिनेट कहा जाता है। और डेफिनेट मतलब फिक्स्ड है, सी की वैल्यू फिक्स्ड है, उसको डेफिनेट कहा जाता है। मतलब सी का रेंज जो है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट जो है वो फिक्स्ड है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, इसीलिए डेफिनेट बोला जाता है। अब हम ये और अच्छे से बता पाएंगे जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्यों यहाँ पे सी को इसको इनडेफिनेट बोला जाता है। क्यों, क्योंकि सी की वैल्यू जो होगी ना वो पर्टिकुलर केस में चेंज होती जाएगी। सी की वैल्यू फिक्स्ड तो है लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फिक्स्ड है, लेकिन अलग अलग केस के लिए सी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इसीलिए इसको इनडेफिनेट बोला जाता है कि सी की वैल्यू माइट बी चेंज इन डिफरेंट डिफरेंट केसेस, ठीक है। अब इनडेफिनेट सॉरी इनडेफिनेट के केस में कि सी की वैल्यू माइट बी चेंजेस इन डिफरेंट डिफरेंट केसेस। क्या आप लोग को बात क्लियर हुई कि हम लोग आज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा किए, क्या आप लोग को ये छोटी सी बात क्लियर हुई, सारे फंक्शनैलिटी आपको समझ में आई, हाँ कि ना। और क्या आप लोग को ये सारी बातें क्लियर हुई, कैसे रूल को अप्लाई करते हैं, कैसे रूल पहले समझते हैं और फिर उसको अप्लाई करना सीखते हैं। क्या ये एक दो तीन ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, क्या उसका एप्लीकेशन आप लोग को समझ में आया, बड़ा आसान था, ऐसा कुछ ऐसा सच कोई टफ बात नहीं थी इसमें, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एप्लीकेशन के आप लोग को समझ में आ गए, क्या ये फॉर्मूले आप लोग याद कर लेंगे, हाँ सर याद कर लेंगे, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए सर, आप चिंता मत करिए, अच्छा सर। तो क्या ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेसिक चर्चा खत्म। अब अगले सेशन में हम लोग डेफिनेट पे चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद ग्राफ पे चर्चा करेंगे और उसके बाद वेक्टर पे जंप करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, अगले लेक्चर में मिलेंगे तुम लोग से डेफिनेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दो ताकि नोटिफाई होता रहे यार वीडियो जब आए, ठीक है। लेट बिल्कुल भी मत करो, पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट मत करो कि यार काम को टालते जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। आप लोग का दिन मंगलमय हो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो और खुश रहो, ठीक है। तब तक के लिए मिलेंगे बाद में।